एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉ। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज़ लेकर आ गई हूँ जो कि अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स हैं। ठीक है, ये हिंदी में होंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है बीपीएससी का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी का क्विक रिविज़न करें एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास है जो कि बहुत एक तरह से टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है आज के टाइम में। धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है दक्षिण भारत का इतिहास में, सिर्फ बीपीएससी में नहीं बाकी और एग्ज़ाम में भी साउथ इंडिया से का हिस्ट्री से चोल चेर पांडे ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ज़रूर इसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम वाले भी ज़रूर देखें, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, ये सब को के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्विक रिविज़न एनसीईआरटी का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दक्षिण भारत का इतिहास देखिए, इसमें आपको पहले मैं बता देती हूँ इसका सोर्स कौन कौन सा है। तो ये आपका न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 मध्यकालीन भारत। ठीक है, आप चाहें तो वो डायरेक्ट बुक आपके पास है तो आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन आपको देगा। फिर क्लास 7 का ही चैप्टर 2 मध्यकालीन भारत, दक्षिण भारत का इतिहास इसमें है। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 3 है, ठीक है, जो कि मध्यकालीन भारत वाला है। चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। और चैप्टर 18 शुरू दक्षिण भारत में इतिहास का आरंभ। और चैप्टर 24 प्रायद्वीप में नए राज्य को गठन का ग्राम विस्तार। ये सारा का कंपाइलेशन आपको एक ही चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुदूर दक्षिण में राज्यों का उदय। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र तमिलकम या तमिस्कम कहलाता था। क्या कहलाता था? तमिलकम या तमिस्कम। ठीक है, ईसा पूर्व 4वीं सदी में उत्तर तथा दक्षिण के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए थे। आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा और सोन नदी ज्ञात थी। ठीक है, जो पुराने आरंभिक के जो स्टार्टिंग के जो संगम ग्रंथ लिखे गए थे उनके लेखकों को क्या था कि गंगा और सोन नदी ज्ञात था, पता था कि गंगा और सोन नदी है कहाँ है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की जानकारी संगम साहित्य में मिलती है। तो संगम साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है? पाटलिपुत्र के, कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। ओके, अशोक के अभिलेख में साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चोलों, पांडे, केरलपुत्र, सत्यपुत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिनमें सत्यपुत्र की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये कौन सा ये राज्य था ये अभी तक पता नहीं चला है। दक्षिण भारत में जंगलों को काटकर कृषि कार्य को प्रभावी बनाया गया। जनपदों में लोहे के औजार तथा हथियारों से शक्ति अर्जित की गई। ठीक है, जो भी जनपद उस टाइम थे उस टाइम उसमें क्या यूज होने लगा? लोहे के औजार यूज होने लगे। उत्तर दक्षिण संबंधों के स्थापित होने के बाद 3 राज्य चोल, चेर, पांडे ने सत्ता स्थापित कर ली थी। मेगास्थनीज ने पांडे प्रदेश की चर्चा अपनी रचना इंडिका में की थी। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत का संगम साहित्य में आपको पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है राज्य की, और मेगास्थनी जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है, इसने अपनी इंडिका पुस्तक में पांडे प्रदेश की चर्चा की है। ठीक है, उसके अनुसार यह क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो पांडे देश किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती के लिए। मेगास्थनीज के अनुसार पांडे राज्य का शासन स्त्री द्वारा संचालित था। मेगास्थनीज के अनुसार क्या था कि पांडे राज्य स्त्री द्वारा संचालित, यानी पितृ सत्तात्मक एक होता है, एक स्त्री सत्तात्मक होता है। ठीक है, मातृ सत्तात्मक, सॉरी। तो ये आपका स्त्री द्वारा संचालित था यानी मातृ सत्तात्मक था, जिससे यह लक्षित होता है कि पांडे समाज में कुछ मातृतंत्रात्मक प्रभाव था। ठीक है, यानी माता का प्रभाव ज़्यादा था, स्त्री को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। चलिए, दक्षिण के प्रमुख राज्य। पांडे राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। ठीक है, कौन से वाले अथी में था? सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपका इधर वाला राज्य। ठीक है, तमिलनाडु वाला टाइम। उसमें तमिलनाडु के आधुनिक तिनवेल्ली, रामनाथपुरम और मदुरै जिले शामिल था। ठीक है, पांडे राज्य की राजधानी मदुरा थी। मदुरा जिसको मंदिरों का ये कहा जाता है। चलिए, ईसा के आरंभिक सदियों में तमिल प्रदेश परिषदों में संकलित साहित्य में जो संगम साहित्य नाम से विख्यात है, पांडे राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें कोई क्रमबद्धता यानी कोई सीक्वेंस नहीं नजर आता है। ठीक है, एक लाइन वाइज एक सीक्वेंस वाइज नहीं है। आरंभिक पांडे शासकों में नेदियन, देखिए ये सब नाम ध्यान रखिएगा, पल्सलाई, मुदु कुडमी, नेदु जेलियन प्रमुख थे। ठीक है, शिल्पाधिक्रम की रचना
के नायक कोलवन की मृत्यु नेदुरुजेलियन के शासनकाल में मानी जाती है। तो शिल्पाधिक्रम की रचना पहले किसने की है? एलिंगो ने की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शिल्पाधिक्रम की रचना एलिंगो ने की है और इसके नायक कौन थे? कोलवन थे। नेदुरुजेलियन के पश्चात इसी नाम के एक अन्य शासक की चर्चा मिलती है जो कि अनेक महत्वपूर्ण सैन्य विजय का भाग था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि पांड्य राज्य धनवान और समृद्ध था। पांड्य राज्यों को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था। ठीक है, संगम साहित्य से क्या पता चलता है कि पांड्य राज्य बहुत धनी था, पैसा वैसा का कोई इसमें भाई कमी वमी नहीं था उन लोग को, और उसका किसके साथ व्यापार करता था? तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करता था। पांड्य राज्यों ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। यही रोमन सम्राट ऑगस्टस के नाम पे हम लोग का इंग्लिश कैलेंडर जो है ऑगस्ट नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए चोल राज्य। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम या कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है, चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में क्या कहलाता था? चोल मंडलम। ठीक है, और ये आज के टाइम में क्या कहलाता है? कोरोमंडल। यह पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था। चोल राज्य कहाँ था? कौन दो नदियों के बीच में था? ये ध्यान रखिएगा, पेन्नार और वेल्लार। ठीक है, और पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, संगम साहित्य में चोलों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेल था। ठीक है, देखिए राजनीतिक सत्ता बोल रहा है, राजधानी नहीं बोल रहा है, ये ध्यान रखना। चोल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेल था जो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था उरेल। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलोरा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय की और लगभग 50 वर्षों तक वहाँ पर शासन किया था। ठीक है, कौन सा? एलोरा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया। चोलों का अधिक सुनिश्चित इतिहास मतलब एकदम जो कंफर्म जो हिस्ट्री बोलते हैं, ईसा की दूसरी सदी में उनके प्रख्यात राजा करिकार के में प्रारंभ होती है। ठीक है, तो चोलों का सबसे जो कंफर्म हिस्ट्री हम लोग कहाँ से स्टार्ट मान सकते हैं? करिकार से। करिकार ने पुहार नगर की स्थापना की थी। कौन से नगर की? पुहार नगर की। और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था। कहाँ बांध बनाया था? कावेरी नदी। ठीक है, पुहार का निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया था। ठीक है, ये मजदूर लगे थे, श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए थे। कहाँ से गुलाम लाए गए थे? श्रीलंका से। उस टाइम गुलाम का बहुत ज़्यादा ये चलन था। ठीक है, कि एक देश से दूसरे देश में लाया जाता था, गुलामी करवाया जाता था। पुहार की पहचान कावेरी पत्तनम से की जाती है। कावेरी पत्तनम जो आज के टाइम में है उसको पुहार की पहचान उससे की जाती है। तो पुहार की स्थापना किसने की थी? करिकार ने, जो कि चोलों की राजधानी थी कावेरी पत्तनम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोलों का वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़ा का व्यापार था। उनके पास कुशल नौसेना भी थी। चोलों के पास क्या थी? कुशल नौसेना थी और उनका मुख्य व्यापार क्या था? सूती कपड़ा का। करिकार को अनेक अभियानों से जोड़ा जाता है। पत्तुपात की एक कविता में उसके युद्ध और स्वयं को राजा घोषित करने की गाथा कही गई है। पत्तुपात में क्या कहा गया है? स्वयं को राजा घोषित किया है करिकार। ठीक है, करिकार ने बेन्नी की लड़ाई, किसका लड़ाई? बेन्नी की लड़ाई में पांडे, चेर तथा अन्य शासकों के एक गठबंधन को पराजित किया था। इस युद्ध में शासकों की विजय पताका को करिकार ने धूसरित किया था। चेर शासक ने इस युद्ध में पराजित होने के उपरांत आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलिए बहुत लोग फेलियर को क्या करते हैं? नहीं सह पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। फेलियर से हमें एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो हर जो बुरी चीज़ होती है हमारे साथ, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार वो बुराई हमें शक्तिशाली पावरफुल बनाने आती है अंदर से, हमारे मन को, हमारे अति को। तो हर कठिनाई में, जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसमें क्या करना, हमें उसे सीख लेना और उसमें ब्लेसिंग ढूंढना है। कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर छुपा होता है। ठीक है,
इस तरह से हार नहीं मानना चाहिए। करिकाल ने वहाई परनादलाई में भी जीत दर्ज की तथा उसके अनेक शासकों के शाही छत्र रॉयल अम्ब्रेरास को अपने अधिकार में ले लिया था। ईसा की 4वीं सदी में 9वीं सदी तक दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही, मतलब ना के बराबर थी, उसका कोई उतना चर्चा नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए मैप भी इसमें दिए हुए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से अच्छे से इसको ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कावेरीपत्तनम है, ठीक है, जो कि आपका चोलों की राजधानी थी। ये मदुरई आपका हो गया, लक्षद्वीप, देखिए पडकदा, बादामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेर राज्य। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम उत्तर में था, ठीक है, पश्चिम उत्तर में था यानी नॉर्थ वेस्ट में था। चेर राज्य में समुद्र और पहाड़ों के बीच की एक संकरी सी पट्टी थी, पतला सा ये पट्टी था, जिसमें आधुनिक केरल राज्य का और तमिलनाडु का अंश था। ठीक है, अभी के टाइम जो केरल है और तमिलनाडु का पतला सा पट्टी है चेर राज्य का। ठीक है, ईसा के आरंभिक सदियों में चेर क्षेत्र का महत्व चोल और पांड्य के क्षेत्र में समान था। ठीक है, इक्वली चल रहा था चेर चोर पांड्य। चेरों का रोम के साथ व्यापार अत्यधिक व्यापक था। देखिए अब चेर का व्यापार जो था रोम के साथ थोड़ा ज़्यादा व्यापक यानी डाइवर्स था। रोमन ने मुजरिस तथा ये थोड़ा ज़्यादा ये ब्लर है क्रॉगनोर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। चेरों के क्षेत्र क्रॉन्गनेर में रोमनों ने ऑगस्टस का मंदिर भी बनाया था। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है वो लाइन, चेर के क्षेत्र में क्रॉन्गनेर ने रोमन ने ऑगस्टस का मंदिर बनाया था। ठीक है, चेरों का इतिहास चोलों और पांड्यों के साथ निरंतर युद्ध का इतिहास रहा था। यद्यपि चेरों ने चोल नरेश करिकार के पिता का वध किया था, लेकिन चेर नरेश को भी अपना जान गंवानी पड़ी थी। ठीक है, अब कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी, वो उसके पिता को मारा तो इसको भी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, चलिए कालांतर में चेर राजा ने चोलों के विरुद्ध पांड्य शासकों से गठजोड़ किया, लेकिन चोलों ने दोनों को पराजित कर दिया। ठीक है, कालांतर में बाद में क्या हुआ कि चेर राजा ने चोलों के विरुद्ध पांड्य शासकों से गठजोड़ किया। गठबंधन, आजकल गठबंधन सरकार का भाई जमाना है तो उसी तरह से उस टाइम भी चलता था, तो गठबंधन किया, लेकिन चोलों ने दोनों को पराजित कर दिया। उदयजिरार, नेदुजरार अदन, सेनगुतवन, इलेंगेजुरर, इरमपुराई प्रमुख चेर शासक थे, जिसमें सेनगुतवन बहुत नाम आपको मिलेगा। उदयजिरार को आरंभिक चेर शासक माना जाता है। उदयजिरार के पुत्र नेदुजरार अदन ने 7 शासकों के समूह को हराकर अधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उदयजिरार के पुत्र नेदुजरार ने अदन के 7 शासकों को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? अधिराज की। इसने मालाबार तट के अनेक शासकों को पराजित किया था। इसने अनेक यवनों को भी कैद किया था। ठीक है, और किंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया था। नेदुजरार अदन ने चोल शासक के विरुद्ध युद्ध किया, जिनमें दोनों शासक युद्ध के मैदान में ही मर गए। ठीक है, मारे गए। नेदुजरार अदन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सेनगुतवन चेर शासक बना। सेनगुतवन ने कन्नगी की पूजा आरंभ की। किसकी पूजा आरंभ की? कन्नगी की पूजा। चेर कवियों के अनुसार उनके सबसे महत्वपूर्ण चेर शासक सेनगुतवन था, जिसे लाल या भला चेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सेनगुतवन को? लाल या भला चेर। सेनगुतवन ने उत्तरी दिशा में उत्तर भारत में अभियान किया तथा गंगा को पार किया था। ईसा की 2री सदी के पश्चात चेर शक्ति का ह्रास हुआ और उसके बाद ईसा के 8वीं सदी तक उनके इतिहास के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। 3 संगमकालीन साम्राज्य कौन कौन से थे? पांड्य, जिसकी राजधानी मदुरै थी, चोल, जिसकी राजधानी उरैल पुहार थी, चेर, जिसकी राजधानी वंजी थी। ठीक है, 3 संगमकालीन राज्य। और उनके देखो पांड्य का चिन्ह कौन कौन सा था? तो पांड्य का चिन्ह था राजकीय चिन्ह मछली, चोल का था आपका बाघ, चेर का तीर। ठीक है, और बंदरगाह, फेमस बंदरगाह कौन कौन से थे? पांड्य का कोरकई, चोर का पुहार जिसको कावेरीपत्तनम कहते हैं, चेर का तोंदी या मुसरी। संगमकालीन आर्थिक स्थिति। प्राचीन तमिल कवियों में रेशम के ऊपर तरह तरह के नक्काशीदार बुनाई का वर्णन किया गया। उरैल अपने सूती कपड़ा के व्यापार के लिए जाना जाता था। प्राचीन काल में तमिल लोग एक
और यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ तथा दूसरा और मलय द्वीप समूह के साथ वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, तमिल लोग पहले किसके साथ व्यापार करते थे? यूनानी या मिस्र, जो कि आपका इजिप्ट है, ठीक है, और ग्रीस के हेलेनिस्टिक राज्य से और अरब के साथ तथा दूसरी ओर मलाया द्वीप के साथ करते थे। ठीक है, ठीक है। तो व्यापार के फलस्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी आदि अनेक वस्तुओं के नाम यूनानी भाषा में मिलते हैं। संगम काल में सौदागरों की सुरक्षा के लिए और तस्करी रोकने के लिए जो इलीगल जो सामान पहुंचाया जाता है, सड़कों पर सैनिक लगातार चौकसी करते रहते थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत खेती की उपज का से आने वाला कर यानी टैक्स था। खेती की उपज का कितना हिस्सा राजा की पावनाओं का होता था, कितना वसूला जाता था, इसका कोई प्रॉपर जानकारी नहीं दिया गया है। ठीक है, किसानों से वसूले गए करों से राज्य अपनी सेना रखता था। जो किसान से लिया जाता था टैक्स, उससे क्या करता था? सेना रखता था, और सेना में बैल, जूते हुए रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रहते थे। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और घोड़े कहाँ से लाए जाते थे? पांड्य राज में समुद्र के रास्ते से बाहर से मंगवाए जाते थे। ठीक है, सामंत और राजकुमार या सेनापति हाथी पर चलते थे और सेनानी कमांडर रथ पर रहते थे। ठीक है, सेनानी कमांडर जो होते थे वो क्या करते थे? रथ पर चलते थे, राजकुमार हाथी पर, और पैदल सिपाही और घुड़सवार पाँव की रक्षा के लिए चमड़े की पन्ही यानी जूता पहनते थे। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं। 2 पेज और बचा हुआ है दक्षिण भारत में, ज़्यादा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज वीडियो यहीं एंड करते हैं। 15-20 मिनट का वीडियो सेकंड वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।